ओके, चैप्टर 3 में ये टॉपिक है प्राइमरी मेमोरी का। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ पहले? नो सर। ओके। ओके जी, मूसा आप ज़रा ब्रीफली बताएं प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, और इब्राहिम आप भी बताएं, डू यू हैव एनी आइडिया? यस मूसा। मूसा, कैन यू से समथिंग? प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो बेसिकली जिसको फर्स्ट स्टेज पे रीड किया जाता है या यूज़ किया जाता है। अगर प्राइमरी मेमोरी की बात करें, इसमें दो कैटेगरीज हैं, रैम और रोम। तो जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है ना, व्हेन यू पावर ऑन योर कंप्यूटर, लैपटॉप या पीसी, तो सबसे पहले जो है ना, रोम का काम शुरू होता है। रोम के अंदर बेसिकली सिस्टम की इंफॉर्मेशन होती है और स्टार्टअप रूटीन होती है। स्टार्टअप रूटीन मीन स्टार्ट करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करेगा, दैट इज हेल्ड बाय रोम। ठीक है जी मूसा, आप बताएं जरा रोम के बारे में, बेसिक पर्पज ऑफ रोम क्या है? Its full form is read-only memory, and it is a primary memory. ठीक है, वो तो पता है। रोम के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, जरा बताएं। One second. यस इब्राहिम, कैन यू से समथिंग, डू यू नो अबाउट रोम? यस इब्राहिम, आर यू देयर? जी नौफिल, आपने सुना है रोम के बारे में? नो सर, मैंने तो ये चैप्टर अच्छा। पढ़ा। अच्छा, अभी आपने नहीं पढ़ा, ठीक है। ओके, देखो, अच्छा नौफिल ये बताओ, डू यू हैव मोबाइल? डू यू हैव मोबाइल? यस सर। यस सर। अब मोबाइल का जो हार्डवेयर है, जब तुम मोबाइल को रीस्टार्ट करते हो, तो मोबाइल को कैसे पता है कि उसने कहाँ से रीस्टार्ट होना है, कहाँ पे एंड होना है? तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है? रोम के अंदर। ये बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर होता है, हार्डवेयर रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, हार्डवेयर इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है वो रोम के अंदर स्टोर कर दी जाती है। यानी सिस्टम रीस्टार्ट कैसे होगा, उसका सॉफ्टवेयर जो है ना वो रोम चिप के अंदर रख दिया जाता है। कि जब भी आप नया हार्डवेयर परचेज करते हैं, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, वो बिल्कुल ब्लैंक होता है। सिर्फ उसके अंदर हार्ड, यानी आपको जो मेमोरी इनिशियली मिलती है वो रोम चिप होती है विच होल्ड सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसीलिए इसको प्राइमरी कहते हैं। और जब सिस्टम लोड हो जाता है, जब आपका सिस्टम एक्टिव हो जाता है उसके बाद रैम का काम शुरू होता है। उसके बाद रैम का काम शुरू होता है। इज देयर एनी आइडिया अबाउट रोम? रोम का जो डेटा होता है वो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन किसी हार्डवेयर स्पेशलिस्ट से आप चेंज करवा सकते हैं। अच्छा, रैम के बारे में कौन ब्रीफली बताएगा? मूसा आप बताएं। The map the कैन यू से इट अगेन मूसा, एनी आइडिया RAM का plan है. रैम के बारे में? Okay, sir. The RAM have two types of technology: dynamic RAM and static RAM. And
रैम का बेसिक फंक्शन क्या है? ये तो आपने, आपके मोबाइल में भी रैम होती है ना? नौफिल आप बताएं, आपने रैम के बारे में सुना है पहले? मोबाइल में होती है ना रैम? सर सुना है। आप ये बताएं, रैम के बारे में कुछ तो आइडिया होगा ना, कि जो मोबाइल में भी एग्जिस्ट होती है। सर जिससे पता चलता है कि जो मोबाइल की जो स्टोरेज है वो कितनी है, मोबाइल की स्टोरेज का पता चलता है। और जो भी हम प्ले स्टोर से या कोई भी वेबसाइट इंस्टॉल करते हैं उसके बाद में पता चलता है ये कितनी जगह घेरता है। ओके, अभी मैं आपको 1 मिनट के बाद ये बताता हूँ कि रैम और रोम बेसिकली होती क्या है, और रैम का फंक्शन कब स्टार्ट होता है, एस रैम का फंक्शन कब स्टार्ट होता है, और डी रैम का फंक्शन कब स्टार्ट होता है। ठीक है, अब आपको मैं आइडिया देता हूँ, एक सेकंड। नौफिल आप कराची में होते हैं, आउट ऑफ कराची होते हैं? कराची में आज बहुत ज्यादा सर बारिश बारिश हो रही है। सर मैं तो लाहौर में हूँ, लाहौर में भी काफी ज्यादा बारिश हो रही है अभी सुबह मैं शाम। मैं इसीलिए लेट हो गया ना, क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंस गया था, और बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ। पूरा 1 घंटा बारिश में भीगता हुआ है। 4 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है। ओके, गुड। अच्छा, मैं डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा रैम और रोम का फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, किसका क्या रोल होता है। देखिए, सबसे पहले मैं बना रहा हूँ सीपीयू। ये हमने जब चैप्टर 3 स्टार्ट किया था ना, उस वक्त भी बहुत डिटेल में पढ़ा था। आप दोनों नहीं थे, सिर्फ मूसा को आइडिया इसके बारे में। देयर इज अ सीपीयू। सीपीयू आपका प्रोसेसर होता है ना, या यूँ कह ले ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड सीपीयू। ब्रेन जिस तरह एक ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करता है, इस तरह सीपीयू पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक सीयू होता है, एक एलयू। सीयू का क्या रोल होता है, एलयू का रोल होता है, मैं बाद में बताता हूँ। ये जो प्रोसेसर है ना, ये कनेक्ट होता है कैशे मेमोरी के साथ। ये इस तरह कनेक्ट हो गया। कैशे मेमोरी आपकी फर्दर रैम के साथ कनेक्ट। हमारी जितनी भी इनपुट डिवाइसेस होती है ना, ये कनेक्ट होती है रैम के साथ, ये इनपुट डिवाइस। और रैम के साथ ही आउटपुट डिवाइस कनेक्ट होती है। अच्छा, उसके बाद हार्ड डिस्क, ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है। अच्छा, इसके अंदर एक तो मैंने कैशे के बारे में बता दिया, और मतलब ड्रॉ कर दिया एक रैम के बारे में। अब जब प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं, जब भी हम प्राइमरी मेमोरी में, इसको पीएम लिख रहा हूँ प्राइमरी में, इसमें दो कैटेगरीज आती है, रोम और तीसरी रैम। अच्छा, रोम का काम अभी आपको मैंने बताया था, उस वक्त शुरू होता है, वैसे तो हर वक्त रहता है, लेकिन एक इनिशियल वर्क उस वक्त शुरू होता है जब हम सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे ही रीस्टार्ट किया या पावर ऑन की ना, चाहे मोबाइल हो, मोबाइल तो हर वक्त ऑन रहता है इसलिए इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन आपका लैपटॉप या कंप्यूटर आपको स्टार्ट करना पड़ता है। मैंने स्टार्ट किया, तो बेसिकली स्टार्ट होने के पीछे भी एक प्रोसीजर है, यानी एक सॉफ्टवेयर है या रूटीन है, जिसमें ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कंप्यूटर के कि उसने रीस्टार्ट कैसे हो। तो इसको कहते हैं बूटिंग। बूटिंग कह लें या स्टार्टअप कह लें। ये स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन जो है ना, ये रिटर्न ओवर होती है रॉम के अंदर। और ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर। ये मैन्युफैक्चरर आपके सिस्टम की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है रॉम के अंदर स्टोर कर देता है।
बीइंग अ यूजर आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। बीइंग अ यूजर आप इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने इसमें चेंजेस कर दी तो आपका सिस्टम करप्ट हो जाएगा। और सेम टाइम रॉम करप्ट भी हो जाती है, तो फिर आपको किसी हार्डवेयर स्पेशल पे जाना पड़ता है, वो आपको अल्टर करके देता है, चेंजेस करके देता है। तो सिस्टम रीस्टार्ट होने की जितनी भी इंस्ट्रक्शन है रॉम के अंदर होगी, सिस्टम हार्डवेयर की जितनी इंफॉर्मेशन रॉम के अंदर होगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जब सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है तो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर आपने नाम सुना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता है ना? एनी आइडिया रिगार्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? किसी को आइडिया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मूसा आप बताएं। इब्राहिम आप बताएं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आइडिया है? नौफिल आप बताएं। नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग। और मुझे नहीं पता। अच्छा, ओके। और इब्राहिम और मूसा आप दोनों में कोई एक आंसर थे? सर वो क्या नाम है उसका, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमें इंटरैक्ट करने के मतलब हम उससे थ्रू इंटरैक्ट कर सकते हैं किसी भी डिवाइस के साथ। गुड। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बेसिकली इट इज काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पूरे कंप्यूटर को या पूरे मोबाइल को रन करता है और आपको हेल्प आउट करता है कि किस तरह आपने कमांड देनी। तो याद रखें, जब भी बूटिंग प्रोसेस पूरा होगा ना, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना रैम के अंदर लोड हो जाता है, ये अपनी स्पेस ले। उसके बाद यूजर को ना एक्सेस मिलता है। जब यूजर को एक्सेस मिलता है तो यूजर अपना, अगर पहले से लॉगिन बना हुआ है तो लॉगिन कर लेगा, अगर फर्स्ट टाइम है तो वो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इन हो जाएगा। तो यहाँ से ना रैम का काम शुरू होता है। रैम का काम कब शुरू होता है? जैसे मैं एम एस वर्ड खोलूंगा, एक्सेल खोलूंगा, पावर पॉइंट खोलूंगा, कोई भी सॉफ्टवेयर खोलूंगा ना वो रैम में ओपन होता है। अगर मैंने ब्राउजर खोला तो वो भी रैम में ओपन होगा। अब होता क्या है कि मैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर जितने भी ओपन करूंगा सब रैम में ओपन होगा, और इनपुट डिवाइस जैसे माउस है, कीबोर्ड है, इसके थ्रू डेटा फीड करूंगा, तो वो सारा डेटा रैम में जाएगा। अब जो प्रोसेसर होता है, अब प्रोसेसर का इशू क्या होता है कि प्रोसेसर ने प्रोसेस करने के बाद डेटा ट्रांसफर करना होता है इनटू रैम। रैम जो है ना बिजी रहती है, रैम बहुत बिजी रहती है, या यूँ कह ले हमेशा इनसफिशियंट होगी। आप 8 GB की जगह 16 GB लगा ले तब भी इनसफिशियंट होगी। अब इसमें केस में क्या होगा, इसीलिए कंप्यूटर इंजीनियर ने एक और काइंड ऑफ मेमोरी इन्वेंट की जिसको कहते हैं कैशे। इसको कहते हैं कैशे। अभी जब आपने पीछे डायग्राम देखी थी उसके अंदर एक था एस रैम और डी रैम। तो कैशे का दूसरा नाम एस रैम है, स्टैटिक रैम, ठीक है। और डी रैम, डी, ये वाली जो रैम है ना, ये वाली रैम ये डी रैम होती है, और ये वाली जो कैशे है ना इसको हम एस रैम कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिए, एस रैम जो है ना ये बहुत ज़्यादा फास्टर होती है एज कम्पेयर टू रैम। इसीलिए सीपीयू सबसे पहले कैशे को देखेगा कि वहाँ कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं रखी हुई जिसको मैंने प्रोसेस करना है। अगर वहाँ कोई नहीं रखी तो रैम की तरफ आएगा, अदरवाइज वो कैशे से ही डील करेगा। कैशे इज मोर फास्टर दैन रैम, ठीक है। लेकिन कैशे का इशू क्या है? लेस स्पेस, लेस स्पेस, मोर फास्टर। रैम जो है मोर स्पेस एज कंपेयर टू कैशे, मोर स्पेस होती है बट लेस फास्टर, ठीक है। ये दो फीचर आपने याद रखने। रैम को अपग्रेड कर सकते हैं, कैशे को अपग्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए आपको सिस्टम परचेज करते वक्त ये डिसाइड कर लेना है कैशे मेमोरी की स्पेस कितनी होनी चाहिए, क्योंकि कैशे मेमोरी की स्पेस MBs में आती है और रैम की स्पेस जो आपको GBs में मिलेगी। पर्सनल 8 GB, 16 GB, ठीक है, 8 या 16। और ये जो कैशे होती है ना 8 MB या 16 MB, इस तरह होती। ये हमने क्यों लगाई? पहले कैशे नहीं होती थी, पहले सिर्फ रैम होती थी जो जिसके थ्रू प्रोसेसर इंटरेक्ट करता है बाकी डिवाइसेस को, ठीक है। लेकिन इशू रैम का साथ क्या था कि इट इज जैसे यूजर जितनी एप्लीकेशन लोड करेगा रैम फिल होती जाएगी, और क्या प्रोसेसर जब भी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट स्टोर करेगा तो वो रैम में स्टोर करने जाता है, वहाँ रैम उसको बिजी मिलती थी, तो उसको जगह नहीं मिलती थी। अब CPU का मसला ये कि जब तक कि वो स्टोरेज का मैकेनिज्म पूरा ना कर ले, रिजल्ट को कहीं स्टोर ना कर ले, वो कोई और काम नहीं करेगा, तो वो क्या हो जाता था, हैंग हो जाता था, ठीक है।
इसीलिए उन्होंने कैशे में निकाली कि प्रोसेसर जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा उसको उस कैशे में ट्रांसफर करके खुद को फ्री कर लेगा, फिर कैशे से ये डेटा रैम में चला जाएगा, कैशे से ये डेटा रैम में चला जाएगा। तो रैम से कैशे में जाता है, कैशे से सीपीयू के पास जाता है प्रोसेस होने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। और जब हम सेव करते हैं, व्हेनेवर वी सेव, तो डेटा हमेशा हार्ड डिस्क में या सॉलिड स्टेट ड्राइव में जाएगा, वहाँ पे फाइल क्रिएट होती है। इसीलिए अच्छा, एस रैम हो या कैशे हो, दोनों की नेचर वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब पता क्या है? जब तक उसको पावर मिलती रहेगी वो डेटा होल्ड रखेगी। जैसे ही आपने उसको पावर सप्लाई बंद की, कैशे का डेटा भी चला जाएगा, रैम का डेटा भी चला जाएगा। बोथ आर वोलाटाइल। कोई परेशानी यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? जी नाफिल, आपको क्या आइडिया हुआ? डिड यू गेट एनीथिंग? जी सर, मैंने सारा कुछ स्लाइड किया जो आपने फ्लोचार्ट में है। हाँ, इब्राहिम आप बताएं, एनी आइडिया अबाउट दिस वन? मूसा, इज दिस क्लियर टू यू? ओके, तो बेसिकली अब सीयू सीपीयू की बात करते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं, सीयू और एएलयू। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ये इसका काम ना डायरेक्शन देना होता है। ये जिस तरह ड्रामे का डायरेक्टर होता है ना, ये भी डायरेक्टर है। फिल्म का डायरेक्टर होता है, ड्रामे का डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर का काम क्या होता है? टू गिव इंस्ट्रक्शन हाउ टू परफॉर्म। तो बेसिकली सीयू भी कंप्यूटर के अंदर यही करता है, वो हर एक को उसका रोल बताता है कि उसने क्या रोल परफॉर्म करना है ड्यूरिंग ऑपरेशन। यानी जब अब आप अब एएलयू का काम क्या है? एएलयू बेसिकली पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूट करवाता है। यानी मैंने उसको कहा ऐड कर दो, ऐड कर देगा, क्योंकि एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एक अरिथमेटिक का मतलब होता है प्लस करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इस तरह के फंक्शन होते हैं, कंपेयर करना, ये सारे काम एएलयू करता है। सीयू उसको बताता है। अगर मूसा को याद हो तो हमने वो पढ़ा था, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल। उसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट ही बताया हुआ है कि हाउ इंस्ट्रक्शन आर टेकन फ्रॉम मेमोरी, और फिर किस तरह सीयू एएलयू उसमें रोल परफॉर्म करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बारे में बता दूं। यहाँ तक क्लियर है सबको? एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम? जी इब्राहिम, इज दिस क्लियर? मूसा आप बताएं। Yes, sir. ओके, कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर मैं आगे बढ़ूं। शुड आई रिमूव? Yes, sir. अच्छा, ये प्राइमरी मेमोरी होगी। अगेन प्राइमरी, मैंने आपको बता दिया हम इसको प्राइमरी मेमोरी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी सिस्टम रीस्टार्ट होगा सबसे पहला काम रोम का शुरू होता है। रोम आपको बूट करने में या सिस्टम स्टार्ट करने में हेल्प आउट करती है। जब सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, उसके बाद रैम का काम शुरू होता है। अब रैम में दो कैटेगरी है। ये वो रैम है जिसमें हमारा डेटा जाता है पर टेम्परेरी तौर पर होल्ड होता है। ये कैशे है, इसको एस रैम की जगह हम कैशे भी कहते हैं। ठीक है, और ये इसको हम जनरल टर्म में रैम कहते हैं। ये जो डी रैम है ना, इसको कहते हैं डायनेमिक रैम। डी रैम का मतलब डायनेमिक रैम। ये अपग्रेड हो सकती है। अगर आपने 8 GB लगवाई हुई है तो आप उसको 16 GB करवा सकते हैं। लेकिन ये जो कैशे है ना, ये अपग्रेड नहीं होती, नॉन अपग्रेड है। ये इस सूरत में अपग्रेड हो सकती है कि आप मदरबोर्ड चेंज कर दें। अदरवाइज जो इसमें लग गई वो लग गई, बिल्ट इन होती है, क्योंकि ये बिल्ट इन होती है। तो कैशे इज मोर फास्टर देन रैम। ठीक है, इसीलिए सीपीयू सबसे पहले कैशे को डील करेगा। अगर कैशे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो वो रैम की तरफ आएगा। अब रैम इशू ये है कि रैम कनेक्शन बनाती है या इंटरफेस डेवलप करती है बिटवीन इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड सीपीयू। यानी मिड पॉइंट जो है ना वो रैम है। जैसे मैंने पीछे डायग्राम बनाई थी, अगर आपको याद हो तो उसमें आपने देखा होगा तो रैम आपकी इनपुट डिवाइस से डेटा रैम में जाता है, आउटपुट डिवाइस भी डेटा रैम से शो करेगी। जब मैं फाइल को ओपन करूंगा तो रैम में ओपन होगी, जब मैं फाइल को सेव करूंगा तो रैम से हार्ड डिस्क में डेटा जाएगा। ठीक है, और सीपीयू भी डेटा कहाँ से पिक करता है? रैम से। ठीक है, क्योंकि कैशे इज पार्ट ऑफ रैम। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? अब आप लोग इसको पढ़ें जरा। सबसे पहले ये पढ़े, रैंडम रैम के बारे में डिस्क्रिप्शन दी हुई है। जस्ट गो थ्रू फ्रॉम हेयर टू हेयर, then I will ask what did you understand?
अगर आपको याद हो तो रैम इस तरह होती है, चैप्टर 3 के शुरू में हमने पढ़ा हुआ है। ये रैम है, इसके ना दो दो कॉलम होते हैं, ये रैम है। ये होता है यानी इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, एड्रेस। ये वाला एड्रेस का पार्ट होता है, और यहाँ कंटेंट होता है। फर्ज करो एड्रेस है 101, इधर डेटा होगा 1100 काइंड ऑफ, ठीक है। तो 101 पे 110 एड्रेस डेटा पड़ा। अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है मेमोरी लोकेशन, तो ये जो मेमोरी है ना, इसको हम किसी भी ऑर्डर में एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम रैंडम रखा हुआ है, ठीक है। द टर्म रैंडम इन रैम सिग्निफाई दैट एनी मेमोरी लोकेशन कैन बी एक्सेस इंडिपेंडेंटली ऑफ द लास्ट मेमोरी लोकेशन यूज। मतलब मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, मुझे कोई ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऑर्डर फॉलो करूँगा तो वो सिक्वेंशियल हो जाएगा, तो रैंडम का फिर बेनिफिट नहीं रहेगा। इसलिए ये मेमोरी बनाई इस तरह की गई है कि आप उसका कोई भी एड्रेस किसी वक्त भी एक्सेस कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है। और यहाँ लिखा हुआ है Yes, sir. रैम इज वोलाटाइल, मीनिंग इट लूजेस इट्स कंटेंट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। रैम हो या कैशे हो, ठीक है, डी रैम हो या एस रैम हो, दोनों ही वोलाटाइल है। जैसे पावर ऑफ होगी उसमें जो डेटा है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एनी एनी क्वेश्चन? ओके, अब पढ़ें जरा फंक्शनैलिटी क्या होता है, जस्ट गो थ्रू। ये वो सारी बातें जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, अब फंक्शनैलिटी पढ़ें। अब याद रखिए, जैसे ये बता रहे हैं फंक्शनैलिटी, अब ये कह रहे हैं व्हेन यू रन एन एप्लीकेशन और प्रोग्राम, इसका मतलब है कि ये हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में आपकी दिस इज हार्ड डिस्क, यहाँ पे आपका MS ऑफिस स्टोर्ड है ना, वर्ड है, एक्सेल है। जब आप वर्ड पे क्लिक करेंगे ना तो ये रैम में ओपन हो जाएगा, ये रैम का पार्ट है, ठीक है, दिस इज रैम। तो यहाँ तो यहाँ पे अब यहाँ पे इनपुट डिवाइस होती है, जब हम डेटा फीड करेंगे इनपुट डिवाइस से करेंगे और ये स्टोर हो जाएगा रैम में, लेकिन टेम्परेरी। जब मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगा ना तो ये डेटा हार्ड डिस्क में चला जाएगा। जब फर्स्ट टाइम सेव बटन पे क्लिक करूंगा, ये पूछेगा किस फाइल में डेटा स्टोर करना है। फाइल का मतलब हार्ड डिस्क, क्योंकि फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड होती है ना। इसलिए कह रहे हैं व्हेन यू रन एन एप्लीकेशन और प्रोग्राम, डेटा इज टेम्परेरी रिट्रीव मीन गेट फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज एंड स्टोर्ड इन रैम। तो आपकी फाइल यहाँ से ओपन होगी, आप इनपुट करते जाएंगे, डेटा रैम में स्टोर होता जाएगा। जितनी एप्लीकेशन ओपन करेंगे रैम फिल होती जाएगी। इसीलिए रैम का फिर हमने एक और सोल्यूशन भी सोचा, मैं आगे जाके बताऊंगा कि अगर रैम कम पड़ जाए ड्यूरिंग रन टाइम तो फिर क्या करेंगे। देन ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक और मेमोरी एलोकेट करता है। आप लोगों ने वर्चुअल मेमोरी का नाम सुना हुआ है? एनीबॉडी हैज आइडिया अबाउट वर्चुअल मेमोरी? यस बॉयज, वर्चुअल मेमोरी का नाम सुना है आपने किसी ने? मूसा आप बताएं। Yes, sir. मैंने सुना है. ओके इब्राहिम आप बताएं, क्या है वर्चुअल मेमोरी, क्या होती है? सर ये एक मेथड है ताकि फिर क्या नाम है उसका, जो एक मतलब हम कह सकते हैं, एक अगर हमारी मेन मेमोरी खत्म हो गया तो सेकंड मेमोरी के तौर पे वो इस्तेमाल होती है। word secondary memory can be used as if it were a part of the चले मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे रन टाइम पे ये मेमोरी फिल हो जाती है ना, रैम, सबसे बड़ा इशू आता है रैम का ना, क्योंकि यूजर क्या करता है, इसकी एक स्पेस तो ओएस ने कवर अप की हुई है, बाकी जब आप ओपन करेंगे तो वो ओपन यहाँ पे फिल होती जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, रन टाइम पे वर्चुअल मेमोरी जनरेट करता है, यानी ये हार्ड डिस्क है। जब हम हार्ड डिस्क की स्पेस को स्पेस बारोड यानी टेकन फ्रॉम हार्ड डिस्क, ठीक है, इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। वो स्पेस जो हम हार्ड डिस्क से बारो करेंगे और यूज करेंगे एज ए मेमोरी, तो वो होती है वर्चुअल मेमोरी, क्योंकि वो फिजिकल मेमोरी नहीं होती, वो वर्चुअल जनरेट की जाती है।
तो वर्चुअल का मतलब होता है लॉजिकल, और जो हमारी रैम होती है ना फिजिकल मेमोरी। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब देखें एक्सेस टाइम क्या होता है। एक्सेस टाइम का मतलब होता है कि आप किस स्पीड से डेटा एक्सेस कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। एक्सेस टाइम टू लोकेट डेटा इन रैम, ठीक है, इसकी अपनी स्पीड होती है रैम, इज सिग्निफिकेंटली फास्टर देन इन सेकेंडरी और ऑफलाइन स्टोरेज। तो रैम जो है फास्टर होती है आपकी हार्ड डिस्क से, सेकेंडरी स्टोरेज से, या कोई भी ऑफलाइन स्टोरेज से फास्टर होती है, लेकिन स्लोअर होती है एस रैम से। दिस स्पीड इज क्रूशियल फॉर द स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड द ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। क्योंकि रैम में अगर जगह होगी ना तो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस बेटर होती है, रैम में अगर जगह नहीं है तो प्रोसेसर स्लो हो जाएगा, ये सबसे बड़ा इशू। इसीलिए रन टाइम पे सिस्टम को स्मूथली रन करने के लिए वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट लाया गया कि हार्ड डिस्क की स्पेस को एज ए रैम यूज किया जाए। जब हम हार्ड डिस्क की स्पेस को एज ए रैम यूज करते हैं, दैट स्पेस इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। और ये गेम्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होती है वर्चुअल मेमोरी, क्योंकि सबसे बड़ा इशू गेम के अंदर आता है ना, दे आर वेरी हैवी एप्लीकेशन, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी बेसिकली क्या है, इट इज पार्ट ऑफ, इट इज अ स्पेस गेट बाय या गॉट बाय फ्रॉम हार्ड डिस्क यूज एज ए रैम। ये क्लियर है? यहाँ पे किसी को, यस सर। ओके, किसी को क्वेश्चन? अच्छा, अब आगे कैरेक्टरिस्टिक्स। रैम कैन बी बोथ रिटर्न टू एंड रीड, यानी रैम में रीड भी किया जा सकता है, राइट भी किया जा सकता है। और ये हमें चैप्टर 3 के शुरू में ये एक पूरी एक्सरसाइज दी हुई है कि आप इसको रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। अलाउइंग फॉर डायनेमिक चेंजेस टू द डेटा, ठीक है, डेटा को कभी भी चेंज कर सकते हैं। इट इज कंसीडर्ड टेम्परेरी मेमोरी सिंस इट लूजेस इट्स कंटेंट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ, क्योंकि ये वोलेटाइल होती है। सबसे बड़ा इशू ये होता है, ये वोलेटाइल है। अब क्या है फ्लेक्सिबिलिटी, द डेटा इन रैम कैन बी चेंज बाय द यूजर और द कंप्यूटर, प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ सिस्टम। तो इसमें यह है कि आप डेटा, जो भी डेटा रीड आप इनपुट करते जाएंगे और रैम में होल्ड होता जाएगा, उसके चेंजेस करेंगे तो चेंज हो जाएगा। कि हम रैम को किसी एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस करते हैं ना, या वर्ड खोलेंगे तो आपको रैम का एक्सेस मिलेगा, आप ब्राउजर खोलेंगे तो क्योंकि ब्राउजर ओपन ही रैम में होता है, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो जब भी ओपन होगा वो रैम में ओपन होगा, इंस्टॉल हार्ड डिस्क में होगा या सॉलिड स्टेट ड्राइव में होगा, ओपन ऑलवेज इनटू रैम। तो गो थ्रू करें, 1 मिनट, अजान हो रही। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए? ठीक है, रैम की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, यस। फंक्शनैलिटी दी हुई है, एक्सेस टाइम दिया हुआ है, और इसके करेक्टरिस्टिक दिए हैं और फ्लेक्सिबिलिटी। एनी कंफ्यूजन है? नो सर। ये देख लें, ये रैम होती है, ठीक है, दिस इज रैम, ये डी रैम लिखा हो, ये वो रैम है जो बोर्ड पे फिक्स होती है, इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं, ये चिप्स लगी हुई, ठीक है। इसके अंदर ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर होते हैं,
कैपेसिटर बिट्स को होल्ड करता है, ट्रांजिस्टर उसके फ्लो को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको क्विकली गो थ्रू कर ले। each DRAM chip comprises any transistor. ट्रांजिस्टर बेसिकली स्विच होता है जो इलेक्ट्रॉन के कंट्रोल, जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करता है, एंड कैपेसिटर। A single RAM chip contain millions of transistor and capacitor. ये मिलियंस होते हैं, नजर भी नहीं आते। यानी आप पीछे के चिप्स देखें, ये जो चिप्स बनी हुई ना इसके अंदर ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर होते हैं। कैपेसिटर फंक्शन क्या होता है? कैपेसिटर इन DRAM होल्ड द बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन 0 यानी 0 1 को कैपेसिटर होल्ड करता है। कैपेसिटर स्टोर डेटा एज इलेक्ट्रिकल चार्ज, वो जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है ना वही 0 and 1 होता है। ट्रांजिस्टर इन DRAM एक्ट एज स्विचेस, they allow the chip control circuitry to read the capacitor or change its value। यानी रीड और राइट का जो फंक्शन है ना वो ट्रांजिस्टर परफॉर्म करवाता है इनटू कैपेसिटर। ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, इंशाल्लाह ट्यूसडे को पेपर 2 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। ओके, अल्लाह हाफिज।